तो गाइस आज भी हम कंटिन्यू करेंगे ड्रैगन बॉल की स्टोरी को। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि मॉन्स्टर कैरेट बुल्मा को कैरेट बना देता है। यांचा और गोकू मिलकर उसे बचा लेते हैं। उनके बाद उनकी ड्रैगन बॉल्स चोरी हो जाती हैं। फिलिप उन सभी को कासल में कैद कर लेता है। गोकू कामेहामेहा से दीवार में एक होल कर देता है। उलोग और पुअर वहां से निकलकर ड्रैगन बॉल की विश को पूरी नहीं होने देते। फिलिप गुस्सा होकर उन सभी को फिर से कैद कर लेता है। गोकू मून को देखकर औजारू बन जाता है और फिलिप का कासल तबाह कर देता है। पुअर कैंची बनकर गोकू की पूंछ को काट देती है। गोकू नॉर्मल हो जाता है पर गोकू को इस चीज के बारे में कोई बताता नहीं है। उसके बाद सभी अपने अपने सफर में निकल जाते हैं। अब हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है। गोकू निम्बस पर बैठकर मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। उसके बाद यांचा की एयरशिप एक जंगल में क्रैश हो जाती है। बुल्मा, यांचा, ओलोग, पुअर इस क्रैश में बच जाते हैं। बुल्मा एक बहुत बड़े डायनासोर को देखती है और डरकर यांचा को पकड़ देती है। पुअर और ओलोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें जंगल में एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। गोकू भी मास्टर रोशी के पास पहुंचने वाला होता है। फिर वो कामी हाउस पहुंच जाता है पर मास्टर रोशी गोकू का कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो तो टीवी में एक एक्सरसाइज देख रहे होते हैं, इसलिए वो गोकू को सुन नहीं पाते हैं। इसलिए गोकू मास्टर रोशी कान में चलाता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। मास्टर रोशी गोकू को फ्रिज की तरफ इशारा करते हैं और कहती हैं कि जो उसका मन करता है वो खा सकता है। गोकू फ्रिज में पड़ा सभी खाना खा जाता है। मास्टर रोशी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यांचा और बुल्मा दूसरी तरफ, यांचा, बुल्मा, ओलोग और पुअर एक गर्म रेगिस्तान से जा रहे होते हैं। उन्होंने नॉर्थ की तरफ जाना होता है लेकिन वो गलती से साउथ की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा को तूफान दिखाई देता है, बल्कि वो एक तूफान नहीं होता है, ये वही लड़का होता है जो जंगल में हमें दिखाई दिया था। आप गैस करें ये लड़का कौन है। कामी हाउस में मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि वो उसको ट्रेनिंग तो दे देंगे। सबसे पहले गोकू को मास्टर रोशी के लिए एक जंगल को ढूंढना होगा। गोकू कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। मास्टर रोशी कहते हैं कि नहीं, ये अजीब नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो अगर तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए मेरी। गोकू फिर मास्टर रोशी की बात मान लेता है। जब गोकू वहाँ से निकलने वाला होता है तो मास्टर रोशी कहते हैं गोकू तुम्हारी टेल किधर चलेगी। गोकू कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तो ठीक है मास्टर रोशी, मैं निकलता हूँ। तो उसके बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है। गोकू के जाने के बाद मास्टर रोशी अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद वो म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं और गोकू का वेट ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है। गोकू के पास एक बहुत बड़ी लड़की होती है जो मास्टर रोशी को पसंद नहीं आती है। दूसरी तरफ वही छोटा लड़का बोट से ट्रैवल कर रहा होता है। कामी हाउस में मास्टर रोशी गोकू को समझा देते हैं कि उसको कैसी लड़की चाहिए। गोकू कहता है कि वैसे मुझे तो ये दोनों सेम लग रही हैं, लेकिन मास्टर रोशी जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा। उसके बाद गोकू एक सुंदर सी लड़की लेकर उनके पास आ जाता है। मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि गोकू मेरी उस लड़की से बात कराओ, उससे पूछो क्या वो मेरे साथ वॉक पे चलेगी। गोकू कहता है कि मास्टर रोशी वो आपके साथ वॉक पे नहीं जाना चाहती, बल्कि वो आपके साथ तैरना चाहती है। मास्टर रोशी ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो उस लड़की के पास चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की नहीं होती है, वो एक मरमेड होती है। तो मास्टर रोशी फिर भी उस मरमेड का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वो मरमेड मास्टर रोशी के फेस पे एक मुक्का मार देती है और वापस समुद्र में चली जाती है। मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि गोकू अब उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढो। हमें फिर से वही लड़का दिखाई देता है जो कि कामी हाउस आ चुका होता है। वो अपनी बोट से जंप लगाता है और अपने सर के बल जमीन में फंस जाता है। गोकू उसको वहां से निकाल देता है। वो लड़का अपने बारे में बताता है। वो लड़का कहता है कि उसका नेम क्रिलिन है और वो मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करने के लिए आया है। मास्टर रोशी ट्रेनिंग देने के लिए मना कर देते हैं। क्रिलिन कुछ मैगजीन मास्टर रोशी को दिखाता है। मास्टर रोशी मान जाते हैं। मास्टर रोशी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं पर वो कहते हैं कि उससे पहले उसे गोकू की हेल्प करनी होगी एक यंग लड़की ढूंढने में। क्रिलिन निम्बस पर बैठने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता। मास्टर रोशी कहते हैं कि निम्बस पर बैठने के लिए दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए या फिर जो मन में छुपा हो उसे बता देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसके बाद क्रिलिन अपनी सारी मैगजीन मास्टर रोशी को दे देता है। क्रिलिन गोकू की पीठ पकड़कर बैठा होता है क्योंकि वो निम्बस पर बैठ नहीं सकता है। उसके बाद उनको एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो कि बैंक लूट रही होती है। वो सभी पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वो चीख मारती है तो फिर वो एक नीले बालों वाली इनोसेंट लड़की बन जाती है। क्रिलिन और गोकू से बचा लेते हैं और अपने निम्बस क्लाउड में बैठ जाते हैं। वो लड़की इनोसेंट होती है इसलिए आसानी से निम्बस क्लाउड में बैठ जाती है। उसके बाद तीनों कामी हाउस पहुंच जाते हैं। मास्टर रोशी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अपना टास्क पूरा किया, इसलिए मास्टर रोशी अब उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हमें उस लड़की का नेम पता चलता है
है। उसका नेम लॉन्च होता है। मास्टर रोशी लॉन्च को अजीबोगरीब कपड़े पहनने के लिए कहते हैं और खुद भी क्रिलिन और गोकू को भी वो कपड़े पहना देते हैं ताकि लॉन्च को कोई शक ना हो। उसके बाद लॉन्च को छींक आ जाती है। वो फिर से वो ब्लोंड बालों वाली लड़की बच जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ किसने पहनाए हैं। तो उसकी नजर मास्टर रोशी पे जाती है। उसे लगता है कि मास्टर रोशी ने ऐसा किया है, जो कि सही भी होता है। इसलिए वो मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है, लेकिन फायर करते करते उसे फिर से छींक आ जाती है। फिर वो नॉर्मल हो जाती है। लॉन्च बताती है कि पता नहीं जब वो छींक मारती है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर रोशी क्रिलिन से पूछते हैं कि क्या उसे मार्शल आर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस है। क्रिलिन कहता है कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 8 साल ओरेंजी टेम्पल में ट्रेनिंग करी है। मास्टर रोशी कहते हैं कि चलो ठीक है, हमारा पहला लेसन शुरू होता है। यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और सामने जो पत्थर है, हम दोनों में टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये 100 मीटर का रास्ता कितने टाइम में पूरा करते हो। मार्शल आर्ट्स में ताकत और स्पीड दोनों बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। रनिंग एक बेस्ट तरीका है उसे पता लगाने का। इससे तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी और तुम लोग कितने तेज हो ये भी पता चल जाएगा। क्रिलिन पहले भागने का फैसला करता है। मास्टर रोशी अपना टाइमर सेट कर लेते हैं। क्रिलिन 10.4 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लेता है और मास्टर रोशी कहते हैं कि ये काफी अच्छा है। क्रिलिन कहता है कि वैसे तो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड 10.1 है, पर चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। उसके बाद गोकू भी ट्राई करता है, लेकिन उससे 11 सेकंड लग जाते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि ये भी अच्छा है, लेकिन क्रिलिन ज्यादा तेज है। क्रिलिन कहता है कि मेरा कंपैरिजन गोकू से करके मेरी बेइज्जती मत करो। मास्टर रोशी कहते हैं कि अब ये तो पक्का है, तुम सभी की लेग्स गुड शेप में हैं। गोकू कहता है कि मास्टर रोशी क्या मैं दूसरे जूतों से ट्राई कर सकता हूँ। क्रिलिन कहता है कि गोकू तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, इसलिए ब्लेम गेम मत खेलो। जरा तुम मेरे जूते तो देखो, मेरे जूते भी बेकार हैं। गोकू कहता है कि तुम्हारे जूते तो फिर भी ठीक हैं, जरा मेरे जूते तो देखो, मेरे जूतों में तुम मेरे पैरों की उंगलियों को भी गिन सकते हो। ये देखकर मास्टर रोशी क्रिलिन हैरान हो जाते हैं कि गोकू इतने बेकार जूतों में भागा कैसे। उसके बाद गोकू फिर से ट्राई करता है। इस पर गोकू 8.5 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। क्रिलिन इंप्रेस हो जाता है और गोकू से कहता है कि तुम कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो। गोकू कहता है कि मैं सारा दिन पहाड़ों में घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं तेज हूँ। मास्टर रोशी भी दोनों की तारीफ करते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा तेज हो और काफी अलग हो, पर अभी भी तुम लोग ह्यूमन लेवल पर हो। अगर तुम लोगों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो तुम्हें ह्यूमन लेवल से आगे जाना होगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत टफ ट्रेनिंग करनी होगी। मास्टर रोशी भी उसके बाद उन सभी को भाग कर दिखाते हैं। मास्टर रोशी टोटल 5.6 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। क्रिलिन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मास्टर रोशी एक पत्थर पे निशान लगाते हैं और उसे जंगल पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि जो भी इस पत्थर को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको अच्छा खाना खाने को मिलेगा। गोकू कहता है कि मास्टर रोशी आपकी ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मास्टर रोशी कहते हैं कि जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी होती है, वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी होती है। इस ट्रेनिंग से तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। मास्टर रोशी आधे घंटे का उन दोनों को टाइम देते हैं और बताते हैं कि अगर आधे घंटे में उन दोनों में से कोई भी स्टोन को ढूंढ नहीं पाया तो किसी को भी खाने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोनों पत्थरों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गोकू पत्थर ढूंढने के लिए सीधा पहाड़ से जंगल की तरफ जंप कर देता है। क्रिलिन अपना दिमाग चलाता है। वो किसी से पेन बोरो कर लेता है और एक पत्थर पे वही निशान बना देता है जो कि मास्टर रोशी ने बनाया होता है। फिर वो मास्टर रोशी के पास चला जाता है। मास्टर रोशी वो पत्थर क्रिलिन के सर पे मारते हैं और कहते हैं कि ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, जाके असली पत्थर ढूंढो। क्रिलिन पत्थर ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर एक शेर अटैक कर देता है। गोकू स्मेल करके पत्थर को ढूंढ लेता है। क्रिलिन उसके पास चला जाता है और कहता है कि उसे चेक करने दो कि पत्थर असली है या नकली। गोकू क्रिलिन को पत्थर दे देता है, पर वो पत्थर लेकर क्रिलिन भाग जाता है। गोकू समझ जाता है कि क्रिलिन ने उसे बेवकूफ बना दिया है और उसका पीछा करने लग जाता है। गोकू क्रिलिन को पकड़ लेता है। फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उस फाइट को गोकू जीत जाता है। क्रिलिन कहता है कि वो गोकू को पत्थर दे देगा, लेकिन वो पत्थर को फिर से जंगल में फेंक देता है। जो
पत्थर क्रिलिन ने जंगल में फेंका होता है वो वही पत्थर होता है जो क्रिलिन ने मार्क लगाकर खुद बनाया होता है। असली पत्थर क्रिलिन के पास ही होता है। फिर वो मास्टर रोशी के पास जा रहा होता है। मास्टर रोशी अपनी रिसर्च में लगे होते हैं। क्रिलिन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि क्रिलिन ये तुमने फिर से किया है, और कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वही पत्थर है जो मैंने फेंका था। उसके बाद सभी खाना खा रहे होते हैं। गोकू वहाँ पे खड़ा सभी को देख रहा होता है। मास्टर रोशी कहती है कि ये कौन सी फिश है, ये काफी अच्छी बनी है। लोच कहती है कि ये पफर फिश है। उसके बाद सभी परेशान हो जाते हैं और सभी के पेट में दर्द होने लग जाता है। जब सुबह होती है सभी की हालत खराब होती है गोकू को छोड़ के। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोकू सो रहा होता है। लॉन्च उसे ब्लैंकेट दे देती है सोने के लिए। मास्टर रोशी क्रिलिन को सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं और ऊपर गोकू को उठाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों गोकू लॉन्च के साथ सो रहा है और मुझे क्रिलिन के साथ सोना पड़ रहा है। जब मास्टर रोशी लॉन्च और गोकू के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लॉन्च के तो बाल ब्लॉन्ड हो चुके हैं, मतलब कि उसने पर्सनैलिटी स्विच कर ली है। इसलिए वो चुपके से गोकू को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि लॉन्च उठ ना जाए। गोकू उड़ जाता है और गोकू की आवाज़ से लॉन्च भी उड़ जाती है। गोकू को पास देखकर लॉन्च को गुस्सा आ जाता है और गोकू के ऊपर वो फायर करना शुरू कर देती है। गोकू को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो लॉन्च को पीट देता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद मास्टर रोशी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। गोकू और क्रिलिन को वो अपना पहला लेसन देते हैं। वो बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है, ये होता है अपना माइंड, अपनी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए, और ये इसलिए भी होता है ताकि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको और तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन आ जाए तुम उसका मुकाबला कर सको। अगर कोई कमज़ोर को तंग कर रहा है और जिसको मार्शल आर्ट्स आता है, ये उसी का फर्ज बनता है कि उसे बचाए, इसलिए मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहिए। फिर मास्टर रोशी कहती हैं कि तुम समझ चुकी हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मास्टर रोशी क्रिलिन और गोकू को फॉलो करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और कहती है कि गोकू और क्रिलिन को पहाड़ों के ऊपर दूध डिलीवर करके आना होगा। जो दूध सप्लाई करते हैं उसका ओनर होता है, वो कहता है कि हम इसके लिए हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। तो मास्टर रोशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट बिना हेलीकॉप्टर के ये पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद वो ओनर कहता है कि ये दूध ब्रेकफास्ट से पहले डिलीवर करना होगा। तो मास्टर रोशी कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट ऐसा कर लेंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि उनको 2 किलोमीटर दूर ये दूध डिलीवर करके आना होगा। जमीन पर तो गोकू तो आसानी से सभी मिल्क को डिलीवर कर देता है, पर क्रिलिन को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वो भी डिलीवर कर देता है। मास्टर रोशी क्रिलिन से थोड़ा सा तेज चलने को कहते हैं ताकि दूध खट्टा ना हो जाए। उसके बाद फिर वो एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ के ऊपर मॉन्क रहते होते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू और क्रिलिन को ये दूध सीढ़ियां चढ़कर उन मॉन्क को देकर आना होगा। क्रिलिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। गोकू को भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। गोकू मास्टर रोशी से पूछता है कि क्या वो अपने निम्बस क्लाउड का यूज कर सकता है। मास्टर रोशी मना कर देते हैं और कहती है कि ऑक्स किंग तुम्हारे ग्रैंडपा भी ऐसी ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। जब गोकू को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा भी ये ट्रेनिंग करते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है और दूध डिलीवर करने के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर क्रिलिन भी ऊपर आ जाता है और उसकी हालत खराब होती है। सोचने वाली बात ये होती है कि मास्टर रोशी उनसे पहले वहां पे पहुंचे होते हैं। गोकू क्रिलिन से आगे होता है और दूध को डिलीवर कर देता है, और क्रिलिन भी उसके पीछे होता है और थोड़ी देर बाद वो भी डिलीवर कर देता है। मोग उनसे दूध पीने को ऑफर करते हैं पर गोकू मान जाता है। मास्टर रोशी उसके सर पे डंडा मारते हैं और कहते हैं कि तुम वो दूध कैसे पी सकते हो जो तुमने खुद डिलीवर करा है। मोंग कहता है कि क्या ये बच्चे उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं जो 8 मंथ बाद होगा। गोकू को टूर्नामेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। क्रिलिन उसे बताता है कि दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनका मुकाबला होता है। ये टूर्नामेंट हर 5 साल बाद होता है। गोकू को ये इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ हमें यांचा, बुल्मा, उलोक और पुअर भी दिखाई देते हैं। यांचा भी ट्रेनिंग कर रहा होता है टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। उलोक कहता है कि गोकू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पुअर कहती है कि यांचा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमें क्रिलिन और गोकू फिर से दिखाई देते हैं जो कि खाई पार करके और नदियां पार करके और डायनासोर से बच के दूध को डिलीवर कर रहे होते हैं। ये उनकी सुबह की ट्रेनिंग होती है। मास्टर रोशी कहते हैं कि ऐसी उन्हें 8 मंथ तक ये दूध सुबह सुबह डिलीवर करना होगा, यही उनकी ट्रेनिंग है। उसके बाद मास्टर रोशी कहते हैं कि अब उनकी मिड मॉर्निंग वाली ट्रेनिंग शुरू होती है। ये सुनकर गोकू और क्रिलिन हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ फाइटर दिखाई देते हैं जो कि टूर्नामेंट
में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू और क्रिलिन की अगली ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में उन्होंने खेतों में मिट्टी खोदनी होती है, वो भी बिना किसी टूल के। उसके बाद वो ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। खेतों का मालिक कहता है कि ये बच्चे तो ट्रैक्टर जैसे काम करते हैं। गोकू और क्रिलिन अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो कामी हाउस चले जाते हैं। लॉन्च ने उन सभी के लिए खाना बनाया होता है। क्रिलिन खाने में नमक डाल रहा होता है, जिस कारण लॉन्च को छींक आ जाती है और लॉन्च अपने गुस्से वाले रूप में आ जाती है और सभी के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को स्टडी करवाते हैं। ऐसे ही करते करते 1:30 बज जाते हैं और मास्टर रोशी, क्रिलिन और गोकू एक जगह पे लेटे होते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि अब उनका आराम करने का वक्त है और कहते हैं कि अच्छे से ट्रेन करो, अच्छे से पढ़ाई करो और जरूरत मुताबिक खाओ और सो। यही है टर्टल हर्मिट का जीने का तरीका। उसके बाद उनकी अगली ट्रेनिंग होती है कंस्ट्रक्शन वर्क पे, जहाँ पे उन लोगों ने खड्डे खोदने होते हैं और सड़क को प्लेन करना होता है। वहाँ के वर्कर्स गोकू और क्रिलिन को पहले तो अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मास्टर रोशी कहती हैं कि अगर तुम इन सभी का काम देखोगे तो तुम इसको 5 गुना सैलरी दोगे। ये सुनकर वो वर्कर कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। पर उसके बाद जब गोकू और क्रिलिन अपना काम करते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। जब क्रिलिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है। असल में जिस टेम्पल में वो ट्रेनिंग किया करता था वहाँ पर कुछ बुली होते हैं जो क्रिलिन को तंग करते होते हैं। बस क्रिलिन स्ट्रॉन्ग बनकर उन्हें टूर्नामेंट में हराना चाहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गोकू कहता है कि मास्टर रोशी आप हमसे बस ये सब करवाते रहेंगे, हमारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कब शुरू होगी। मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम सभी को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर सको। तुम्हें पहले बेसिक सीखने होंगे, तुम्हें पहले अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना होगा, जैसे कि क्या तुम इस बड़ी चट्टान को हिला सकते हो। क्रिलिन कहता है कि मास्टर रोशी मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये नामुमकिन है। मास्टर रोशी कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। उसके बाद मास्टर रोशी उस बड़ी चट्टान को हिला देते हैं। गोकू भी कोशिश करता है और चट्टान को हिला देता है। क्रिलिन कहता है कि मास्टर रोशी गोकू ने तो इस चट्टान को आपसे भी आगे लेकर गया है। तो गोकू कहता है कि मास्टर रोशी क्या अब मैं ट्रेनिंग के काबिल हूँ। तो उसके बाद मास्टर रोशी कहते हैं कि ये तो मैंने तुम लोगों को वैसे ही बोला था, ये तो काफी ज्यादा छोटा पत्थर है, मैं तो तब मानूं अगर तुम इस बड़ी चट्टान को हिला सको। तो वो चट्टान काफी ज्यादा बड़ी होती है। गोकू ट्राई करता है पर कामयाब नहीं हो पाता है। फिर गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी को उस चट्टान को हिलाने के लिए कहते हैं, पर मास्टर रोशी को लगता है कि वो इसको हिला नहीं सकते हैं, इसलिए मास्टर रोशी कोई बहाना लगा देते हैं और गोकू और क्रिलिन को दूसरी ट्रेनिंग की तरफ ले जाते हैं। उस ट्रेनिंग में मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हें उस आइलैंड में जाकर वापस आना होगा, ऐसा तुम्हें 10 बार करना होगा। गोकू और क्रिलिन जब पानी में जाते हैं तो मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारी शार्क्स हैं, तुम्हें उससे भी बचना होगा। उसके बाद जब वो आइलैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डायनासोर होते हैं। तो मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हें वापस भी आना होगा वहां से। उसके बाद गोकू और क्रिलिन की वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उन लोगों की अगली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगली ट्रेनिंग में मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को रस्सी के साथ एक पेड़ पर बांध देते हैं और कहते हैं कि इस ट्रेनिंग से तुम्हारी रिफ्लेक्स और डोज एबिलिटी इंप्रूव होगी। और मास्टर रोशी मधुमक्खी के छत्ते को हिला देते हैं। मधुमक्खियां गोकू और क्रिलिन की तरफ चली जाती हैं और मास्टर रोशी दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। गोकू और क्रिलिन भागने की कोशिश करते हैं पर मास्टर रोशी कहते हैं कि भागो मत, उन मधुमक्खियों को डॉज करो। और एक मधुमक्खी मास्टर रोशी के पास भी आ जाती है और उन्हें भी काट लेती है। और जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू और क्रिलिन का बुरा हाल होता है और मास्टर रोशी के सर पर भी एक निशान होता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हें अपनी डोज एबिलिटी की तरफ ध्यान देना होगा, पर अच्छी बात यह है कि तुम सभी ने अपनी पहले दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया है। क्रिलिन कहता है कि मास्टर रोशी मुझे एक चीज बताओ कि क्या हमारी ट्रेनिंग ऐसी डिफिकल्ट रहेगी। तो मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है आगे जाकर। तुम्हें आगे जाकर ये 20 किलो का शेल अपने पीछे पहनकर ट्रेनिंग करना होगा, तभी तो इसे कहा जाता है द टर्टल हर्मिट ट्रेनिंग। ऐसे ही गोकू और क्रिलिन को ट्रेनिंग करते करते 5 मंथ हो जाते हैं और उन लोगों के लिए वो ट्रेनिंग धीरे धीरे ईजी होने लग जाती है। जैसे अब उनको खेतों में काम करना आसान लगने लगा था। नदी में वो बहुत ज़्यादा तेज तैरते थे, कोई शार्क उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। बस उनके दिमाग में ये था कि उन लोगों ने वो बड़ी चट्टान को हिलाना है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उस बड़ी चट्टान को हिला देते हैं। मास्टर रोशी सोचते हैं कि मैं कितने सही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जबकि मैंने तो इनको ऐसे ही बोला था। गोकू और क्रिलिन
मास्टर रोशी से कहते हैं कि अब तो हमने उस पत्थर को हिला दिया है, क्या अब आप हमें कुछ फाइटिंग स्किल्स नहीं सिखाएंगे? तो मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं तुम सभी को सब कुछ सिखा चुका हूँ, अब मेरे पास तुम लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस ट्रेनिंग से तुम्हारी लेग्स, तुम्हारी आर्म्स, तुम्हारी हर एक बॉडी, तुम्हारा माइंड सब कुछ ट्रेन हुआ है। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है तुम लोगों को सिखाने के लिए। तो गोकू और क्रिलिन कहते हैं कि तो हम टूर्नामेंट जीतेंगे कैसे? मास्टर रोशी कहते हैं कि टूर्नामेंट हमेशा जीतने के लिए नहीं होते, ये होते हैं हमारी फाइटिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए, जो कि तुम्हारा टेस्ट अब टूर्नामेंट में ही होगा। तो उसके बाद मास्टर रोशी कहते हैं कि बस अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी सी और टफ कर दूंगा। उसके बाद मास्टर रोशी कहते हैं कि अब तुम लोगों को इस 40 kg के शेल में ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरी तरफ यान्चा जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे ट्रेनिंग करते करते 1 मंथ हो जाता है। दूसरी तरफ सिटी में बुल्मा कह रही होती है कि यान्चा को गए को इतना टाइम हो चुका है, उसने मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। तो उसके बाद उलो कहता है कि मुझे तो लगता है कि यान्चा मर गया हो। पुअर कहती है कि ऐसा नहीं है, यान्चा का टूर्नामेंट जीतना उसका ड्रीम है। फिर बुल्मा कहती है कि यान्चा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं या टूर्नामेंट। उसके बाद बुल्मा जब सड़क पार कर रही होती है तो उसकी टक्कर एक ट्रक से होने वाली होती है। तो एक अनजान लड़का उसे बचा लेता है, लेकिन असल में वो यान्चा ही होता है। बुल्मा उसे पहचान नहीं पाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और टूर्नामेंट को 1 दिन रह जाता है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को शेल उतारने के लिए कहते हैं। गोकू और क्रिलिन जब शेल उतारते हैं तो देखते हैं कि उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई है। जब वो जंप करते हैं तो वो आसमान में चले जाते हैं। जब भागते हैं तो बहुत तेज़ भागते हैं। तो लोच उनको कुछ कपड़े पहनने को दे देती है जो कि उसने खुद बनाए होते हैं। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसके बाद फिर वो एक प्लेन में बैठ जाते हैं जहाँ पे गोकू नीचे देख रहा होता है। वो कहता है कि नीचे बहुत सारे तारे हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि ये तारे नहीं हैं, ये सिटी है। तो गोकू कहता है कि क्या मुझे इस सिटी में से तारे मिल सकते हैं? तो क्रिलिन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। उसके बाद तीनों टूर्नामेंट के स्टेडियम में आ जाते हैं। मास्टर रोशी उसके बाद गोकू क्रिलिन का टूर्नामेंट में नाम लिखवाते हैं और जो उन दोनों की नेम की एंट्री कर रहा होता है वो हैरान होता है कि ये बच्चे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उसके बाद गोकू को आवाज़ आती है कि उसे कोई बुला रहा है। वो यान्चा होता है। गोकू उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसके बाल कटे हुए होते हैं। यान्चा अपना फुल फैंग फीस वाला स्टांस करता है तो गोकू उसे पहचान लेता है और गोकू यान्चा को क्रिलिन से मिलवाता है और कहता है कि और ये भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। उसके बाद बुल्मा, उलोक, पूर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग गोकू से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बुल्मा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है गोकू से मिलकर। तो उसके बाद मास्टर रोशी बुल्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बुल्मा कैसी हो तुम? बुल्मा कहती है कि हम तुम्हारे कामी हाउस में विजिट करने आए थे लेकिन तुम्हारा हाउस गैप हो चुका था। तो दोस्तों मैंने मेंशन नहीं किया था, जब गोकू और क्रिलिन ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो किसी और आइलैंड पे कर रहे थे, इसलिए मास्टर रोशी अपना हाउस साथ में लेके थे। पर मास्टर रोशी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो बुल्मा को बनी ड्रेस वाली बात याद करवाते हैं क्योंकि मास्टर रोशी को तो लगता है कि ये बुल्मा ने सब कुछ किया है, लेकिन ये काम तो वो लोग का होता है। बुल्मा मुँह पर थप्पड़ लगाती है मास्टर रोशी के। उसके बाद गोकू को पता चलता है कि टूर्नामेंट तो सुबह होगा, जिस कारण वो नाराज हो जाता है और रात में गोकू और क्रिलिन, मास्टर रोशी सो जाते हैं और अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह हमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। गोकू कहता है कि क्या ये सभी टूर्नामेंट में फाइट करेंगे? मास्टर रोशी उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें क्वालिफिकेशन राउंड में जाना होगा जहाँ से सिर्फ 8 लोग ही मेन टूर्नामेंट में जाएंगे। मैं तुम सभी को ऑडियंस से देखूंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर रिंग में होते हैं और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही है और दोस्तों इसी के साथ आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो इस स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मतलब एम रखते हैं टोटल 100 लाइक्स। 100 लाइक्स के बाद अगला पार्ट लेकर आऊंगा। वैसे तो मेरे चैनल पे वीडियो आती रहेंगी मतलब, लेकिन इस स्टोरी का मैं अगला पार्ट तब लेकर आऊंगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों से और कमेंट करके बताएं। अगर कमेंट भी आ जाते हैं ना, मान के चलो अगर 10-15 कमेंट भी आ गए इस वीडियो पर कि नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ इस वीडियो का, तब भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।